नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन स्पेशल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास शुरू करेंगे जीके के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप ध्यानपूर्वक देखना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पूछे गए सवाल है या पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षा में आपको इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना और आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो ये कमेंट में जरूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आप समझने की, उससे संबंधित हर प्रश्न से संबंधित आसपास की पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना। क्लास शुरू करने से पहले माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर सैनिक दिखलाएगा, पूरा करके तेरा शेर सैनिक दिखलाएगा। तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत करनी है और खून पसीना एक करके अपना टारगेट हासिल करना है। तो इसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना और कैसी लगी क्लास आप कमेंट में बताना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। तो क्लास शुरू करते हैं। अपन पहला प्रश्न लिखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी कि इसकी दरगाह कहाँ है। मैं बताता हूँ, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय चौहान के काल में ये भारत आया था और मतलब अजमेर में आया था। और ये मैन पर्सिया ईरान का रहने वाला था, पर्सिया ईरान का निवासी था। पर्सिया ईरान का पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आया। मोहम्मद गोरी के साथ आया। जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में 1191-92 में युद्ध हुए थे, उस समय तराइन के प्रथम युद्ध उस समय मोहम्मद ये गोरी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया था। और इसकी दरगाह है वो कहाँ बनी हुई है? देखिए दरगाह बनी हुई है अजमेर में। कहाँ बनी है दरगाह? है वो अजमेर में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? अजमेर में। यहाँ उर्स भी लगता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, ध्यान रखिए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक दो क्वेश्चन और भी इससे संबंधित तो पूछे जाते हैं, मतलब दरगाह संबंधित, तो वो भी देख लीजिए आप। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है ये पूछ ले। मीठे शाह की दरगाह, इसकी मीठे शाह की दरगाह वो है। मीठे शाह की दरगाह आपने कहाँ पर है आप बताइए जल्दी से कमेंट में कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है। जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। तो मैं बताता हूँ आपको, मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। ये आप देखिए, एक है संत हमीबुद्दीन नागौरी। कौन है? संत हमीबुद्दीन नागौरी। इसकी बोलते दरगाह कहाँ है? तो नागौरी है तो नागौर में है। दरगाह कहाँ है? नागौर में। और इसको राजस्थान का दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछा जा सकता है। दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसे कहा जाता है? दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संत हमीबुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कमेंट में बताइए। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? जल्दी से आंसर आप कमेंट में बताइए।
महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। महाराणा प्रताप के एक तो घोड़े का नाम पूछा जाता है, तो घोड़े का नाम है वो क्या था? घोड़े का नाम तो था सेतक। घोड़ा कौन सा था? सेतक था। और इसका हाथी का नाम था वो क्या था, आप बताइए महाराणा प्रताप के। तो सही आंसर होगा इसका राम प्रसाद। हाथी का नाम था राम प्रसाद। और इसको मतलब अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में राम प्रसाद हाथी को अकबर ने अपने अंडर में ले लिया था, तो अकबर ने इसका नाम क्या रखा? वो नाम रखा पीर प्रसाद। क्या रखा? पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर ने महाराणा प्रताप के हाथी या पीर प्रसाद का नाम क्या, राम प्रसाद का नाम क्या रखा? तो पीर प्रसाद रखा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने, और उधर सामने अकबर की सेना से उधर नेतृत्व किया था, वो किया था मान सिंह कसावा ने, जयपुर का था, उसने किया था। तो अपन आगे देखते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब हुई? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना, तो बताइए आप ये किससे संबंधित है? स्थापना कब हुई? ये मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न पूछा था। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया वो क्या? साधु सीताराम दास ने। किसने किया? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और इसका 1900 ये बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था, वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये शुरू हुआ था 1897 में। कब हुआ? 1897 में। और पूरा हुआ वो हुआ 1941। तो ये लगभग 43-44 वर्ष चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। सबसे लंबा, याद रखा, पूछा जाता सबसे लंबा। तो और इसका नेतृत्व है तो 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसके कार्यभार संभाला, क्योंकि साधु सीताराम दास ने बोला था उनका विजय सिंह पथिक को। तो 1916-17 में विजय सिंह पथिक ने कमान संभाली और फिर इनका नेतृत्व किया किसान आंदोलन का। और विजय सिंह पथिक का वो प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, मतलब पुराना नाम पहले क्या नाम था? तो मूल नाम विजय सिंह पथिक का मूल नाम था वो था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह था। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में हुई। ये आप याद रखेंगे, तो नोट कर लीजिए। आप कर लिया हो तो ठीक है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना 1919 में की गई। और आगे देखिए, एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, वो कब की गई? राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक ने की। राजस्थान सेवा संघ। तो देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई है, बताइए आप जल्दी कमेंट में। तो अपन देखते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, वो की गई 1920 में। और कहाँ की गई ये देखिए, तो अजमेर के अंदर की गई। कहाँ की गई? अजमेर। लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम्स के अंदर, तो आप नोट कर लीजिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 के अंदर अजमेर के अंदर की गई। ठीक है, तो आगे देखिए आप। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक दो पत्र, समाचार पत्र था, वो देखिए आप कि बिजोलिया किसान आंदोलन का किस समाचार पत्र से पूरे भारत में इसकी मतलब प्रसिद्ध वो बातें फैलाई गई। तो वो देखिए, वो था प्रताप समाचार पत्र। कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र। ये किसने प्रकाशित किया? प्रताप समाचार पत्र
किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये जिसने प्रकाशित किया वो विजय सिंह पत्ते का मित्र था और उसका कानपुर से किया गया। इसका प्रकाशन कानपुर से प्रकाशन। और विजय सिंह पथिक ने भी तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। विजय सिंह पथिक द्वारा तरुण राजस्थान और इसका दूसरा नाम बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया, वो रख दिया गया नवीन राजस्थान। क्या रखा? नवीन राजस्थान। और इसका आंसर हो जाएगा प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? कानपुर से प्रकाशित किया गया। और किसके द्वारा किया गया? वो किया गया गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था प्रकाशित करने वाला? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा किया गया और ये क्या किया गया। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। किस देवी की मूर्ति की पूजा खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, और वो एक आपको लिखा था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, उसका कई किताबों में 1919 दिया हुआ है और कई में 1918 में स्थापना भी दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल 1918 भी लिख लीजिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1918 में भी दिया हुआ। तो किस देवी की पूजा है जो मूर्ति की पूजा खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? तो वो देवी कौन सी है? शीतला माता है। कौन सी है? शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और शक्तिपीठ की पूजा किसकी देवी की जाती है? तो वो है अंबिका माता। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। और पीठ की पूजा है वो पूजा जाता है, किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो वो देवी है ब्राह्मणी माता। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये नोट कर लीजिए जल्दी, फिर आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव नारायण जी की फट का वासन करते समय भोसले किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? देव नारायण जी की फट देवनारायण जी की फड़ में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? उसका आप नाम बताइए जल्दी कमेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वाद्य यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे रावणता है, अलगोजा है, ये सारंगी है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। देवनारायण जी की फट में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता था, उसका नाम है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फट है वो सबसे प्राचीन फट है। कैसी है? सबसे प्राचीन फट है और सबसे लंबी भी है। सबसे लंबी और प्राचीन फट ये गुर्जरों के लोक देवता हैं। देवनारायण जी गुर्जरों के लोक देवता। देवनारायण जी किसके हैं? गुर्जर जाति के लोक देवता। गुर्जर जाति के लोक देवता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे
गुर्जर जाति के लोक देवता देवनारायण जी। देवनारायण जी की फट सबसे लंबी है, सबसे प्राचीन फट है। 1992 में इनकी फट पर डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। और वाद्य यंत्र है वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, तो आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ? राजस्थान का प्रथम शाखा बताइए। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ बताइए। तो राजस्थान का प्रथम शाखा है वो 1301 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। किस पर? रणथंभौर दुर्ग पर। तो वहां का शासक कौन था? राणा अमीर था। कौन था शासक था? वो था राणा अमीर। तो ये अमीर ने और इनके युद्ध हुआ था 1301 में। तो यहाँ पर शाखा हुआ था, इन राणा अमीर की पराजित हुआ और अलाउद्दीन खिलजी विजय एक विजय हुआ। तो उस समय प्रथम शाखा हुआ था तो रणथंभौर दुर्ग, और 1301 में हुआ था रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रानी पद्मिनी ने वो जोर किया था, ये आप देखेंगे। और राजस्थान में एक ढाई शाखे प्रसिद्ध है, वो कहाँ के हैं वो देखिए। ढाई शाखे पूछा जाता है, ढाई शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है? ढाई शाखे हैं वो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के ढाई शाखे प्रसिद्ध है। चित्तौड़ में भी शाखा हुआ था और ये इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आगे देखते हैं अपन। योधे क्षेत्र किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो आप देखिए प्राचीन नाम, ये किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है आप देखिए। तो योधे क्षेत्र है वो प्राचीन नाम है, वो है गंगानगर हनुमानगढ़। किसका? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम है वो है क्या है? योधे क्षेत्र है। आप लिख दीजिए जल्दी से। और इसमें और भी पूछे जाते हैं। मारवाड़ है, तो मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं? जोधपुर संभाग के जिले आते हैं मारवाड़ में। कौन से? जोधपुर संभाग के जिले आते हैं। जोधपुर संभाग के जिले आते हैं किसमें? मारवाड़ क्षेत्र में। मालानी क्षेत्र में बाड़मेर आता है, आपके मालानी क्षेत्र में बाड़मेर आता है। और पूछा जाता है हाड़ौती, हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? तो हाड़ौती में आप याद रखेंगे के बी जे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के। और ढूंढाड़ में पूछे तो ढूंढाड़ में कौन कौन से होते हैं? ढूंढाड़ में होते हैं जयपुर, दौसा और टोंक। कौन कौन से? जयपुर, दौसा और टोंक, ये आपके ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो जल्दी से आप नोट्स कर लीजिए। आगे देखते हैं अपन। ये हर प्रतियोगी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, अपने को मतलब खाली ख्वाब ही नहीं लेंगे, अपने को मेहनत भी करनी है। जैसे प्रकार ये कहा गया है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? परिंदे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो अपने को उड़ान भरनी है, या नीचे बैठ बैठ के फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं। उड़ान भरनी है, ऊंचा उड़ना है, तो भी अपने को दुनिया जान पाएगी कि आपने मेहनत की है वास्तव में। तो अगला प्रश्न देखिए, रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है?
रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो आप बताइए रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर बनी हुई है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर बनी हुई है? तो रामसनेई संप्रदाय की अन्य पीठें भी हैं, जोधपुर में है, नागौर में है और बीकानेर में। यहाँ पर अन्य पीठें जोधपुर में बनी हुई हैं। खेड़ापा गांव जोधपुर में रामसनेई संप्रदाय की अन्य पीठ है। और प्रधान पीठ पूछा जाता है अपने को, तो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शाहपुरा की फट चित्र प्रसिद्ध है, फट चित्रकारी प्रसिद्ध है। कहाँ से प्रसिद्ध है फट चित्रकारी? शाहपुरा भीलवाड़ा। कपड़े एक कपड़ा होता है वो खादी का, उसके ऊपर फट का चित्रण किया जाता है, कहानी लिखी जाती है, तो उसे फट किया जाता है। और फट का ये कार्य मुख्यतः शाहपुरा में किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए। और रामसनेई संप्रदाय का मुख्य गुरुद्वारा कहा जाता है और मैन है वो संत थे रामसनेई संप्रदाय के, वो थे राम शरण दास जी। रामसनेई संप्रदाय के मुख्य थे संत थे वो कौन थे? राम शरण दास जी। कौन थे? राम शरण दास जी थे। वल्लभ संप्रदाय की वो पूछा जाता है, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वल्लभ संप्रदाय की वो की वल्लभाचार्य ने। किसने की? वल्लभाचार्य ने। ये आप ध्यान रखिए, वल्लभ संप्रदाय की किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। और रामसनेई संप्रदाय राम शरण दास जी ने की। ध्यान रखिए आप। और आगे देखते हैं अपन। पाकिस्तान के साथ में न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? ये बताइए आप, न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? जल्दी से बताइए। तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने जिले आते हैं वो आप देखिए, 4 जिले आते हैं। कितने? 4 जिले। कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर आता है, गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर। ये सीमा लगाते हैं। ये टोटल सीमा कितनी है? वो है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा पूछा जाए, पूरी स्थलीय सीमा कितनी है? वो है 820 किलोमीटर। कितनी है? 820 किलोमीटर। उसमें से 1070 तो ये है और बाकी 4850 किलोमीटर है वो अंतरराज्यीय सीमा है। 4850 किलोमीटर क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। तो देखिए इसमें सर्वाधिक सीमाएं वो लगती हैं जैसलमेर की 464 किलोमीटर, और आगे बाड़मेर की लगती हैं वो लगती हैं 228 किलोमीटर। बीकानेर की लगती हैं वो लगती हैं अपने सबसे न्यूनतम अपने बीकानेर की 168 किलोमीटर। कितनी लगती हैं? 168 किलोमीटर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। बीकानेर की सर्वाधिक न्यूनतम सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में, वो लगती हैं 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक किसकी लगती हैं? जैसलमेर की लगती हैं, वो लगती हैं कितनी? 467 किलोमीटर। तो आगे देखिए आप। दापा पर्ता क्या है? दापा पूछा जाता है। दापा पर्ता पढ़ी होगी आपने, पर्ता है। तो दापा पर्ता क्या है ये बताइए आप। तो दापा पर्ता है ये वो होता है जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कुछ धन राशि भेंट की जाती है, उसको दापा पर्ता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दापा पर्ता। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को धनराशि प्रदान करना,
धनराशि प्रदान करना दापा पट्टा कहलाती है। जनजातियों में काफी ध्यान भील वगैरह में। तो देखिए आप लगातार अपन देख लेते हैं राजस्थान में जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक कौन सी जनजातियां पूछा जाता है राजस्थान में को किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है वो है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वो है मीणा है वो सर्वाधिक है। और सर्वाधिक मीणा कहाँ है? तो वो बता देना सर्वाधिक मीणा कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? मीणाओं की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में। और उसके बाद मीणा के बाद में आता है भीलों की जनसंख्या दूसरे नंबर। भील सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और भीलों का कुंभ पूछा जाता है तो वो लगता है कुंभ का बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर डूंगरपुर में धाम लगता है। और बेणेश्वर डूंगरपुर में ये 3 नदियों का संगम स्थल होता है वहां पर लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान एक होता है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो तो है बनास है। कौन सी है? बनास नदी। और सीधा पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबल नदी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संबल नदी हो जाएगा। ध्यान रखें संबल नदी उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से होता है? एमपी से, मध्य प्रदेश से होता है। और बनास नदी खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलते हैं। तो देखिए ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा। एक ग्रंथ है शैतावनी सुंगटिया। क्या है? शैतावनी सुंगटिया। ये किसके द्वारा रचित है? किसका है? तो ये किसका है? शैतावनी सुंगटिया केसरी सिंह बारड़। आपको याद होगा बहुत अच्छा। केसरी सिंह बारड़ का किसका है? केसरी सिंह बारड़ का है। ठीक है। और एक अगला क्वेश्चन देखिए ऐसी कौन सी रियासत थी जो उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत? प्रथम रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। कौन सी रियासत थी जिसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? वो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वो रियासत थी शाहपुरा रियासत। कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी कहा जाता है। वस्त्र नगरी राजस्थान की। ये देखिए आप ये भीलवाड़ा के उपनाम है। और शाहपुरा को राजस्थान की प्रथम रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई वो थी शाहपुरा। ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। सबसे छोटी रियासत। और सबसे नवीनतम रियासत थी वो कौन सी? झालावाड़ थी। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से कि राजस्थान कौन सी रियासत। ये शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी वस्त्र नगरी कहा जाता है राजस्थान की
प्रथम रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई वो कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। ये देख लीजिए आप। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को क्या कहलाते हैं? तो आप बताइए, भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? और भीलों द्वारा एक रणघोष है, वो डांस करते नृत्य करते समय किया जाता है, वो रणघोष है कौन सा? फायरे फायरे। पूछा जाता है फायरे फायरे किसका है? तो रणघोष है। तो फायरे फायरे है वो इनका भीलों का रणघोष है। ध्यान रखें। या भीलों के छोटे घर को क्या कहा जाता है? छोटे घर क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कू। और मीणाओं के वो घर क्या कहलाते हैं? सापरा सबरा या टापरा कहलाता है मीणाओं का, और इनका कू कहलाता है। और स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कृषि। वालरा कृषि या जूमिंग कृषि। इसको ये क्या है? पर्वत अलग अलग जगहों पर जाते हैं और वन उपस्थित होते हैं, वहाँ वनों को नष्ट करते हैं, आग लगाते हैं, उसके राख हो जाते हैं, फिर उसमें कृषि उधर बोते हैं, फसल बोते हैं, उस कृषि की जाती है, उसको कहते हैं वालरा कृषि या जूमिंग कृषि। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन करवा दिया लगभग। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताना। अगली क्लास में फिर देखेंगे। तो एक बार फिर, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला सर झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को घुटने टिकवाने अपने को मेहनत के दम पे और अच्छी मेहनत करके अपने को एग्जाम क्लियर करना है। तो ध्यानपूर्वक क्लास देखेंगे, आप अच्छी मेहनत करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।